सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका केप्लर्स थर्ड लॉ, और इसका हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको जो है एक बार स्टेटमेंट के साथ समझ लेते हैं, और उसके बाद जो इसका यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म है उसका हम यहाँ पे जो है डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो कहने का मतलब है वो है कि आपका जो एक प्लेनेट है, जो आपका एक ग्रह है, और वो जो है आपके सूर्य के चारों तरफ घूमने में, है ना, मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लेता है उसका स्क्वायर, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर। वो चीज़ जो है आपके यहाँ पे डायरेक्टली है ना, आपके जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, जो हमारा ग्रह है जो कि एक जो है अपने इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, उसका जो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई है उसके क्यूब के, जिसको हमने आर क्यूब से दिखा दिया, उसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये है आपका केप्लर्स थर्ड लॉ, और उसका जो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली जो अपना प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये इसका यहाँ पे जो अपना मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे जो डेरिवेशन करने वाले हैं, तो कैसे होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेरिवेशन। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना, बहुत सिंपल इसका जो यहाँ पे डेरिवेशन है। जो आपके बेसिक फॉर्मूले जिनको आपने अपनी क्लास 11th में पढ़ा है उन्हीं का यहाँ पे यूज़ होने वाला है, और उससे जो है आपका फॉर्मूला बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब देखो, अगर आपका कोई एक ग्रह है, मतलब आपका कोई एक प्लेनेट है जो कि सूर्य के चारों तरफ जो अपना सन है उसके चारों तरफ एक चक्कर काट रहा है, तो उस पर जो है मेनली दो टाइप के फोर्सेज लगते हैं। ठीक है, पहला तो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, है ना। कौन सा फोर्स लगेगा, मैं यहाँ पे एफ सी लिख देता हूँ। सी का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपने अपनी क्लास 11th में पढ़ा होगा, है ना, बहुत बेसिक है। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, ये आपको याद होगा। इसको बना लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, और एक दूसरा जो है आपका आपका यहाँ पे फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा आपका यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता है क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो सेकंड वाला फोर्स है, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बनाए थे। ये आपका वो वाला फोर्स है जो कि आपके दो है ना, जो आपके दो मास हैं उनके बीच में लगता है। तो यहाँ पे जो पहला मास है वो हो गया आपका यहाँ पे जो कैपिटल एम, और जो आपका दूसरा मास है वो हो गया यहाँ पे स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल एम है इसको हम सन मान सकते हैं, और जो स्मॉल एम है इसको हम क्या मान सकते हैं, आपका यहाँ पे जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, उसे मान सकते हैं। और जो यहाँ पे ये एम है ये भी आपका मास है, किसका, ये आपका जो यहाँ पे प्लेनेट का मास है। यहाँ पे जो है आप कंफ्यूज मत होना, ये और ये दोनों के दोनों आपके जो है प्लेनेट के मास है, क्योंकि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो आपका प्लेनेट पे लगेगा, ना कि सन पे लगेगा। ठीक है, तो आप जो है इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 और जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे mv²/r इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, जो ये एम है ये है आपका प्लेनेट का मास, और ये भी आपका है प्लेनेट का मास। तो दोनों जो है आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और जो आपका राइट हैंड साइड यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ठीक है, तो आखिरी में हमारे क्या बचेगा, v² इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर। ठीक है, इतनी चीज़। अच्छा, अब देखो आपने जो है अपनी क्लास 11th में v का, है ना, मतलब कि जो आपकी वेलोसिटी है उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा क्या है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी, तो इसके बारे में जो है आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो v है इसकी जगह कितना आ जाएगा, आर ओमेगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, है ना, दोनों को जो है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ आपकी सेम रहेगी, है ना, यहाँ पर आपका सेम रहेगा जी एम बाई आर। ठीक है, तो यहाँ तक जो है अपना ये डेरिवेशन हो चुका है। अब देखते हैं इसको अगले। तो यहाँ तक जो अपना डेरिवेशन है वो हो गया था। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, है ना, जो आपका यहाँ पर ओमेगा है इसका भी आपका एक फॉर्मूला होता है। ये भी जो है आपका यहाँ पर क्लास 11th में आपसे पढ़ते हो, ये होता है आपका 2π/t। ठीक है, ये आपको याद होगा। यहाँ पर टी क्या है आपका, यहाँ पे है टी टाइम टेकन। ठीक है, हिंदी में आवर्तकाल बोलते हैं, वो आपका यहाँ पर टी है। ठीक है, अच्छा, तो इस ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा आपका 2π/t, तो यहाँ पर आ जाएगा 2π/t का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपकी सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो है पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4π² और कितना आ जाएगा t², यहाँ पे कितना हो जाएगा gm/r। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो, अब इस r को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ये आपका पूरा का पूरा टर्म है ये चल जाएगा राइट हैंड साइड में। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर r² पहले से है, इसकी मल्टीप्लाई r के साथ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा r³। ये जो t² है ये इधर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा gm/t², और ये चीज़ नीचे आएगी तो कितना हो जाएगा 4π²। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा gm/4π² और कितना हो जाएगा t² मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो जो आपकी ये वाली चीज़ है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर जो हाईलाइट कर दिया है, ये सारे के सारे आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। तो मैं इनको एक कॉन्स्टेंट k का नाम दे देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ gm/4π² इज इक्वल्स टू k। ठीक है, मैंने ऐसे कैसे किया, क्योंकि जो आपका gm और 4π² है सारे के सारे कॉन्स्टेंट है, तो इनको हमने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। तो क्या हो गया kt²। अब आपको पता है कि जब आप है ना, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अभी आपका इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है ना। तो आपका यहाँ पे
पे बेसिक रूल है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ से कांस्टेंट को हटा देते हैं तो जहाँ पे आपका इक्वल टू का साइन रहता है वहाँ पे आपका जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ से हम इसको साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और यही चीज़ है आपकी जो है केपलर्स थर्ड लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं और चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।